नर्सरी क्लास से 12th तक डरते ही रहे हैं यार। कोई ऐसा साल रहा है जहां पर हम डरे ना हो? अरे अब तो एकदम की तरफ दहाड़ो यार, है ना। जब हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं ना, तो इसके अंदर आपका एम्प्टी रिलेशन भी आ जाता है। अगर सवाल पूछा है नॉन एम्प्टी बताओ, तो कुछ नहीं करना, आपने माइनस का वन लगा देना। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, यस ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है। यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं। लॉ जब बात करते हैं, नेचुरल लॉ की बात करते हैं, आपके एग्जाम में एलन दे सकता है। एलन का मतलब नेचुरल लॉ ही होता है, कंफ्यूज मत होना। और इंटीग्रेशन तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इंटीग्रेशन से आपके एग्जाम में आते हैं। पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया, वहां से प्रैक्टिस करते रहना और आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। सो हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो कैसे यार आप सब लोग, एक बार अपना हाल चाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि यार ऐसा मुझे इतने सारे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत डर लग रहा है। मेरे भाई तू इतना डर क्यों रहा है यार? इट्स जस्ट अ स्मॉल पोटैटो, है ना, एक छोटा सा एग्जाम है। और अगर तूने केवल थोड़ा भी सीरियस अगर तू रहा होगा अपने सीबीएसई एग्जाम से, आराम से करके निकल जाएगा यार। डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार, है ना। और एक बच्चा तो भैया और महान, भैया क्या मैं ड्रॉप लेके सीयूटी की तैयारी कर लूं? मेरे भाई जो तेरा काम बन सकता है 20 से 22 दिन के अंदर, है ना, तैयारी करके थोड़े तो एफर्ट लगाने हैं। और उसके लिए क्या पूरा साल इंतजार करेगा? क्या पूरे साल भर तुझे टाइम देना चाहिए? मेरे को लगता नहीं कहीं से भी ये सही होगा, ठीक है। तो इस बार आपका सीयूटी एग्जाम है, 20-22 दिन बचे हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो आप आराम से एग्जाम को निकाल दोगे, ठीक है। आज का लेक्चर या आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया यार हम लोग को सारे फॉर्मूले रिवाइज करने, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए होने वाला है। अपने एग्जाम देने से पहले जब आप जाओगे एग्जाम देने के लिए, तो इस लेक्चर को देख के जरूर जाना, क्योंकि जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस चैप्टर से, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को मैं लेके यहां पर आ चुका हूं। हम लोग उनको रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। इससे आपके फॉर्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे और थोड़ा रिवीजन भी आपका अच्छा खासा यहां पर होने वाला है। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक होगी, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान मत हो यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जाम है। एकदम मोटिवेटेड रहो, एकदम कॉन्फिडेंट रहो और एग्जाम दे के आओ। कब तक डरे डरे रहोगे यार, है ना। नर्सरी क्लास से 12th तक डरते ही रहे हैं यार। कोई ऐसा साल रहा है जहां पर हम डरे ना हो? अरे अब तो एकदम सिंह की तरह सिंह की तरह दहाड़ो यार, है ना। सिंह क्या करता है वैसे? गर्जना करता ना, जो भी है। तो भैया जाओ, एग्जाम दे के आओ और कॉलेज में एडमिशन लेके आओ यार। ऐसा डरना नहीं है जिंदगी में ना, ऐसे तो कुछ भी नहीं है। अभी कितने बड़े बड़े पल आने वाले हैं, सब में हो जाएगा। बस विश्वास रखना है और मेहनत करनी है, द बेस्ट देना है। ये ना लगे कि यार मैं और अच्छा कर सकता था और बेस्ट दे सकता था। डू योर बेस्ट, अपना तो बेस्ट दे। फिर भी रिजल्ट नहीं आया, वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। एटलीस्ट हमने अपना द बेस्ट दिया है, तो अपना द बेस्ट दो। बाकी एग्जाम होता है नहीं होता, अरे छड्डो जी, लेकिन अपना द बेस्ट हमें देना है। तो मुझे प्रॉमिस कर कमेंट सेक्शन में, भैया जो भी होगा मेरा सिलेक्शन होगा चाहे नहीं होगा, बट आई प्रॉमिस टुडे कि मैं अपना जो भी समय बचा है अपना 100% देने वाला हूं। समझ गया? 100 तो मिनिमम होता मेरे भाई। बच्चे बंदे तो अपने जो एफिशिएंसी के ज्यादा 200%, 300% भी दे रहे होते हैं। तो मचा दे यार, काय को डर रहा है यार। बाकी आऊंगा ना तुझसे मिलने के लिए तेरे कॉलेज के बाहर, अपन सेल्फी खींचेंगे, फोटो वोटो लेंगे, क्यों टेंशन लेता है? बस पढ़ाई तो कर थोड़ी सी, है ना। तो चलो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे मेरे भाई, मजा आने वाला। आओ, सबसे ले आता है भैया कि अगर मान लो एक सेट आपको दे रखा है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन हो गया अपना 3 निकल कर। पहला सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल कितने रिलेशन बनेंगे ए क्रॉस ए में। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n का स्क्वायर। क्या है? 2 की पावर n का स्क्वायर आ गया। जब हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलते हैं ना, तो इसके अंदर आपका एम्प्टी रिलेशन भी आ जाता है। अगर सवाल पूछा है नॉन एम्प्टी बताओ, तो कुछ नहीं करना, आपने माइनस का वन लगा देना। ये माइनस जो ऊपर नहीं है भाई, ये नीचे ऐसे है, माइनस का वन। सेम वही फॉर्मूला लग गया, बस आपने एक रिलेशन को माइनस कर देना यहां से, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आता टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई आपसे पूछे क्या टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता सकता है? यस बता सकते हैं। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n n माइनस 1। अगर आपसे सिमेट्रिक रिलेशन पूछे, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n n प्लस 1 अपॉन पे 2, ठीक है। ये हो गया आपकी रिलेशन की कहानी। ट्रांजिटिव में हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता बताने का, ठीक है। नेक्स्ट आता फंक्शन का। आपसे पूछे भैया सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। मान लो सेट ए में आपके m एलिमेंट है, सेट बी में आपके n एलिमेंट है, तो पूछे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताइए। आपने क्या करना है? n की पावर m कर देना है। अब फंक्शन में दो प्रकार के होते हैं, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। कोई आपसे पूछे भैया टोटल कितने ऑन वन फंक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है, अगर मान लो बी में एलिमेंट ज्यादा है m के मुकाबले या बराबर है, उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे npm। p का मतलब परमुटेशन होता है, तो npm का मतलब हो जाएगा n का फैक्टोरियल अपॉन पर
n माइनस एम का फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एन सी एम और इंटू पर m का फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखना, ठीक है। लेकिन भैया अगर क्या हो, m में ज्यादा हो जाए n के मुकाबले, तो भैया अंडा जीरो निकल कर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। भैया ऑन टू कितने फंक्शंस होंगे, तो अगर मान के चलो आपको ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, उसके लिए बहुत ही प्यारा सुंदर सा फॉर्मूला है, मैं रेट करके बताता हूं। समेशन ऑफ आर वन टू एन जाएगा, माइनस वन की पावर एन माइनस का आर, एन सी आर और आर की पावर एम, ठीक है। अब यह कुछ चीज है, एम का मतलब आप समझ गए, ए में कितने एलिमेंट है, एन का मतलब बी में कितने एलिमेंट्स हैं। अब भैया आर क्या लेंगे, आर चेंज होता रहेगा, मतलब क्या, समेशन का मतलब जोड़ना है, तो वहां आपने आर इक्वली वन है और एन एन मान लो थ्री दे रखा है, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो आर आपने पहले वन पुट करना है, आर आपने पहले वन पुट करना है, जो भी आंसर आएगा प्लस में, फिर आपने आर टू पुट करना है, फिर प्लस में आपने आर थ्री पुट करना है, और इस तरीके से आपका चलता रहेगा जब तक आपका एन के बराबर ना आ जाए। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को निकाल सकते हो। फिर आता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन आपके वन वन ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं, है कि नहीं। अगर मान के चलो आपसे बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा जाए, तो अगर m और n बराबर है तो आपका आंसर आएगा m का फैक्टोरियल, और m n बराबर नहीं है तो आपका आएगा जीरो, अंडा निकल के आएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको डोमेन रेंज पता होना चाहिए। अगर बात करें आपके सीयूटी की, तो आपके सीयूटी में यहां से मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो सीयूटी में आ ही रहा है हर साल। छोटा चैप्टर है, एक बात कहूंगा, उतना ही करना जितना नीड है, बहुत सारा करके आपको टीचर तो बनना नहीं है, दिमाग लगाना, ठीक है। पीवाईक्यूज को जरूर देखना, पीवाईक्यूज ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया था कि भैया मैंने पीवाईक्यूज दे दिया आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया, वहां से प्रैक्टिस करते रहना और आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर बात करें, आपका डोमेन रेंज का सवाल आया है पक्का, ऑलमोस्ट मान के चलो डोमेन रेंज तो आता ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए ना, ये सारे फंक्शंस है, ये इनके डोमेन है और ये इनके रेंज है, इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। और देखो, साइन इनवर्स में कभी नेगेटिव एंगल आ जाए, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स में नेगेटिव एंगल आ जाए, पाई माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। हालांकि बस आपको याद करना, देखो ऐसे जब भी माइनस होगा तो आपका माइनस के साथ ही आएगा, माइनस के साथ ही आएगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पाई भी लेके आते हैं, पाई पाई कर देंगे। कौन कौन से, कॉस इनवर्स जब भी आएगा तो पाई माइनस करके आएगा, कॉट इनवर्स आएगा पाई माइनस करके आएगा, और सेक इनवर्स भी पाई माइनस करके ही आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई अपॉन 2 होता है, सेम टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई अपॉन 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स आपका पाई अपॉन 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट इनके ऊपर ज्यादा सवाल आ रहे हैं। मैंने फिर कहा टीचर नहीं बनना, बहुत ज्यादा घुसने की नीड नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करो और सवाल लगाओ, है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है, याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स इंटू वाई आपका लेस देन 1 होना चाहिए, वरना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये हो जाता है अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, वरना फिर से फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यस, ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, यहां पर 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए अच्छे से आपने ये चैप्टर करने हैं, पीवाईक्यूज ज्यादा लगाने, ठीक है, ध्यान रखना। चलो पहले बात करते हैं भाई, कुछ चीज याद रखना कि जो आपके मैट्रिक्स की बात करते हैं, जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, ए माइनस बी माइनस बी के बराबर नहीं होता, ठीक है। ए बी ए के बराबर नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होते हैं, ए बी सी बराबर ए बी सी होता है, ठीक है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ए आई ए बराबर आपका ए ही होता है। अगर ए बी ए अगर आपका आई आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ए बी का इनवर्स है और बी आपका ए का इनवर्स है, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ए बी इज इक्वल 0, इसके ऊपर आपके सीयूटी में सवाल आया हुआ है। अगर ए बी आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक 0 हो, मतलब ए अगर आपका नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स है और दूसरा बी भी आपका नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स है, समझ रहे हो, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब मान लो ए कुछ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, बी भी कुछ है, नॉन नल मैट्रिक्स, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 0 आ सकता है। जरूरी नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहेगा मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई एक 0 है, सब जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए बी प्लस सी को ए बी प्लस बी ए सी लिख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी भी मैट्रिक्स को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो जहां पर ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये तो हम लोगों ने सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी में के अंदर भी देखा था, ठीक है। चलो अब आप मान के चलो, अगर आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स अगर आपको दिए हुए हैं, तो उसका आप एरिया निकाल सकते हो। हाफ ऑफ डिटरमिनेंट बनाना है, x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। याद रखना, ए इनवर्स अगर आपको निकालना हो तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है। लैम्डा ए, लैम्डा का कोई कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी आप लैम्डा को बाहर निकालोगे तो उसकी पावर उतनी हो जाएगी जितना ए का ऑर्डर होगा, नॉट ए का ऑर्डर, हाँ ए का ऑर्डर। तो मान लो ए का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, मान लो वो कितना रहेगा, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर मान के चलो, समझ गए। ए मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, इसको बोलते हैं ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3।
तो यहाँ पर आपका जो n है वो 3 निकल कर आ जाएगा, है ना। तो जब भी कोई कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो उसकी पावर उतनी हो जाएगी जितना उसका ऑर्डर होता है, ये याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सवाल आते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, आप देखना 2025 में भी जो सवाल आया है डिटरमिनेंट्स का वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर से आया। ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और देखते हैं फटाफट से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, जहां पर n आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है। प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट सवाल आते हैं। a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर a और आ जाए मान लो, तो आपका 1 हट जाता, माइनस का सिर्फ n आ जाएगा, ठीक है। समझना, किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर तब कहते हैं जब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 निकल कर आ जाए। a b का डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a और मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ b, ठीक है। a b का जो इनवर्स होता है वो b का इनवर्स पहले ही आता है, फिर आपका a का इनवर्स आता है। और a इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a के इनवर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो a के डिटरमिनेंट के बराबर ही निकल कर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और इफ a इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, अगर a को इन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना a के इनवर्स का ट्रांसपोज जो है a के ट्रांसपोज के इनवर्स करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम बराबर निकल कर आती है। प्रॉपर्टी से देखना, 24 का पेपर उठा लो, 25 का उठा लो, पेपर में डायरेक्ट सवाल यहां से आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। ये सारे फॉर्मुले आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में बैठे हो भैया फॉर्मुला याद नहीं तो क्या करो, कुछ नहीं कर पाओगे ना। आओ देखो ध्यान से, एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है ना। और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये ए नहीं आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा, रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होगा, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स और साथ में लॉग ए। लॉग जब बात करते हैं नेचुरल लॉग की बात करते हैं, आपके एग्जाम में एलन दे सकता है, एलन का मतलब नेचुरल लॉग ही होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये रटे होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। जिसको फॉर्मूले याद है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं हो ना तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी तक तो नहीं है मेरे भाई, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है। आ जाओ जी, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का भी सेम होता है, बस यहाँ माइनस आ जाता है और कुछ भी नहीं है। कॉट इनवर्स का माइनस साइन इतना आता है, टेन इनवर्स का आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये सबसे कम यूज होने वाले फॉर्मूले, आप ना याद करो तो भी चलेगा, बट टेन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का और साइन इनवर्स का याद जरूर कर लेना। ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग एक्स इंटू वाई ब्रेक होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई से। लॉग एक्स अपॉन वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी डेरिवेटिव में बहुत इस्तेमाल होता है। लॉग एक्स की पावर एन मतलब होता है एन आपका नीचे आ गया लॉग एक्स, है ना। और ये बेस चेंज प्रॉपर्टी हो गई सेम, और ये लॉग ये सेम बेस बी बी 1 होता है, और लॉग 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो आपका हमेशा 0 आता है, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है दूसरा, आपको इंटीग्रल्स निकल कर आता है। इंटीग्रल्स में भी क्या है, सिर्फ फॉर्मुले हैं। मैं देखता हूं बच्चे कहते भैया इंटीग्रेशन तो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, फॉर्मुला याद नहीं है। और इंटीग्रेशन तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इंटीग्रेशन से आपके एग्जाम में आते हैं, बट आप देखोगे पीवाईक्यू से बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन हाँ 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 5-6 सवाल मतलब 30-40 मार्क्स का जुगाड़ देता ही है, ठीक है, अच्छा सवाल है। चलो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, cos x का sin x प्लस c होता है, tan x का log sec x होता है, cot x का log sin x होता है, sec x का log sec x प्लस tan x होता है, cos x का log cos x माइनस cot x होता है, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन पर n प्लस वन प्लस में c आता है। अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ते हैं तो c सब में आना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, ये सारी, ये जितने भी आपके फॉर्मूले हैं ये एज इट इज याद होने चाहिए। e की पावर x का चाहे इंटीग्रेशन बोलो चाहे डेरिवेटिव बोलो, दोनों सेम ही आता है, e की पावर x से निकल कर आता है। 1 अपॉन x का आपका इंटीग्रेशन log x प्लस c होता है, और dx का 1 का इंटीग्रेशन आपका x प्लस c होता है। ये फॉर्मूले एज इट इज याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके यूज होते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 में ज्यादा यूज होते हैं, है ना, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना था वेक्टर्स। वेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और स्कोरिंग है। वेक्टर और 3D आपके काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। आओ कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले मान के चलो, अगर अपने पास ए वेक्टर दिया हुआ है जिसके कंपोनेंट फॉर्म पर, और बी को भी दे रखा है इस तरीके से, और अगर आपको ए और बी का निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे निकालना है। डिटरमिनेंट की मदद से हम लोग ए क्रॉस बी को निकाल सकते हैं। तरीका क्या है, आप लिखना आई जे के, है ना, फिर इनके कंपोनेंट्स A1 A2 A3, है ना, फिर B1 B2 B3, और इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकल कर आती है वही आपके इनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल होता है। और याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वहां पर आपका एक वेक्टर एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है जी। चलो ए क्रॉस बी का मान के चलो अपने पास क्या है, कोई आपको पैरेललोग्राम दे रखा है और उसके एडजेसेंट साइड है ए और बी, तो पैरेललोग्राम का एरिया आप निकाल सकते हो कैसे, ए क्रॉस बी आपने निकालना और उसका निकाला मैग्नीट्यूड, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल कर आ जाता है।
अगर मान लो आपको किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दे रखे हो तो ये पूछा गया है। साइड हो, मान लो अगर आपको साइड, इसको बोलते हैं ये होता है एडजेसेंट साइड। अगर ये दे रखे हो इनका क्रॉस को तो काम खत्म। लेकिन हो सकता है कि आपको क्या दे रखे हो, डायगोनल्स। मान लो अगर डायगोनल्स दे रखे हो तो उस केस में आपने फॉर्मूला यूज करना होता है 1/2 हाफ और लगाना होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही अगर मान के चलो आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है, आप किसी भी दो साइड को उठाओ, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और हाफ से मल्टीप्लाई करो, आपको उस ट्राइंगल का एरिया बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, आप सुनो, एल का डायरेक्शन कोसाइन, एल एम और एन को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, और ये हो गया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आपको एल निकालना है तो डायरेक्शन रेशियो अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, एम निकालना डायरेक्शन रेशियो उसका मैग्नीट्यूड, एन निकालना डायरेक्शन रेशियो उसका मैग्नीट्यूड, काम खत्म। एक रिलेशन होता है इनके बीच में, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, और क्या याद रखना अपने को, डॉट की बात करें, फिजिक्स में भी देख रखा, आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा, है ना, आई डॉट आई बोलो, जे डॉट जे बोलो, के डॉट के लो बोलो, वन सब वन है, एक ही बराबर है। बट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के और जीरो, मतलब सेम चीज डॉट होंगे तो 1 बनाएंगे, सेम चीज क्रॉस होंगे तो 0 बनाते हैं। ठीक है, आप देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस जे आपका के बराबर होता है, जे क्रॉस के आपका आई के बराबर होता है, और के क्रॉस आई आपका जे के बराबर होता है। थोड़ा समझा दो उसके बारे में, सुनो ध्यान से। मान लो अपने पास कुछ ऐसा हिसाब किताब दे रखा है, अगर आप लोग, ये आई हो गया, मान लो जे हो गया और एक के हो गया, अगर आप लोग जाते हो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, मान लो मैंने बोला आई क्रॉस जे, तो आपका के मिलेगा, एंटी चलेंगे तो जे क्रॉस के आपको आई मिलेगा और के क्रॉस आई आपको जे मिलेगा, इस तरीके से। अब मान लो क्लॉकवाइज जाते हो, मान जैसे कि मैंने बोला आई क्रॉस के तो माइनस का जे मिलेगा, जे क्रॉस आई तो माइनस का के मिलेगा, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, और एंटी जाओगे तो आपको नेगेटिव मिल रहा होगा। ठीक है जी, इतना आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट अपने पास आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अगर मान लो ए का बी के, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, ऊपर होता है उनका डॉट। इस बार ये सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोजेक्शन ना पूछ के आपसे प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ ले गया, तो उस केस में अपने फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन एक बार ध्यान रखना, आपने यहाँ पर बी का क्या लगना, बी क्या मतलब क्या, डायरेक्शन दे दिया आपने, तो यहाँ पर पूछा प्रोजेक्शन, यहाँ पूछा वेक्टर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो एक लेंथ निकल कर आ गई, लेकिन अगर आपको वेक्टर बनाना है तो साथ में क्या देना पड़ेगा, एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो बी कैप से आप उसका डायरेक्शन दे सकते हो। ठीक है, चलो अब साथ ही साथ में फॉर्मूले होते हैं, है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला मान लो क्लास 10th का, मान लो इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो एन ए प्लस एम बी अपॉन एम प्लस एन होता है, या फिर एम ए प्लस एम बी बोल सकते हो। एक्सटर्नल डिवाइड करेगा तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, है ना, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन दे रखा है आपको, तो बस फॉर्मूला बन गया एम बी एन ए अपॉन एम प्लस एन। अगर इंटरनल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो माइनस एन आता है, और एक्जैक्टली वही फॉर्मूला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस वाले चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 3D की। 3D भी भैया बहुत जबरदस्त चैप्टर है, और ये भी स्कोरिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में आते हैं ना। सबसे पहले भाई क्या दे रखा है, अगर मान के चलो कोई लाइन है आपका 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो अगर आपको निकालने हो तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये आपके डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन निकल कर आता है, ए बी सी से इसको डिनोट किया जाता है ना। दूसरा, अगर मान लो अपने पास डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, जबकि अपने को डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो और कोसाइन अगर आपको निकालना हो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, एल क्या आएगा, प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम आएगा सेम बी और एन आएगा सेम एन के साथ, है ना, नीचे मैग्नीट्यूड है ऊपर ए है, नीचे मैग्नीट्यूड है ऊपर बी है, नीचे मैग्नीट्यूड ऊपर सी दे रखा है और कुछ भी नहीं। अब मान लो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। मान लो कोई लाइन है, ठीक है, वो आपका एक पॉइंट ए से पास कर रहा है और बी वेक्टर के पैरेलल है, तो उसका वेक्टर फॉर्म होता है आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर जो है वो आपके गिवन लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, और ए वेक्टर जो है आपका पासिंग पॉइंट का क्या होता है, पासिंग पॉइंट का आपका, अरे क्या बोलते हैं उसे, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, चलो इसी का कार्टेशियन फॉर्म ऐसा होता है, x माइनस में x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस में z अपॉन सी, जहां पर आपका ए बी सी जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और x1 y1 z1 जो आपका पासिंग पॉइंट है वो होता है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे दी जाती है, वेक्टर आपका बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, अगर मान लो दो लाइन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन ये है और एक की इक्वेशन ये है, और आपसे बोला जाए इनके जो एंगल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो दो लाइन परपेंडिकुलर आपस में तब होते हैं जब क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपका जीरो आ जाए, मतलब इनके जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पैरेलल तब होता है जब इनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो आपका सेम आ जाए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, तब ऐसा होता है। दूसरा, अगर दो लाइन आपको दे रखे हैं उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, तो d आता है a2 माइनस a1 डॉट
B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और साथ में बाहर एक मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये होता है दो स्क्यू लाइन के जो डिस्टेंस निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है। अगर D 0 तभी अगर D आपका 0 आ जाए, समझ जाना वो आपके इंटरसेक्टिंग लाइन, क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि आप निकाल रहे हो और D 0 आ जाए, मतलब वो स्क्यू लाइंस नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, अगर लाइन पैरेलल हो तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B और उसका मैग्नीट्यूड D 0 कब, जब लाइंस जो है आपस में को इंसिडेंट हो। तो अगर मान लो आप इस तरीके से लाइन निकाल रहे हो, डिस्टेंस निकाल रहे हो और अगर 0 आ जाए तो समझ जाना वो आपके को इंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसा, इनका डिस्टेंस जो है आपका 0 निकल कर आता है, ठीक है जी। लास्ट में अपने पास प्रोबेबिलिटी, ये बहुत स्कोरिंग है, प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर मान लो P E आपका इवेंट होना है, F हो चुका, E होना है, F हो चुका, फॉर्मूला होता है E प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जो हो चुका है वो नीचे आता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं, मान के चलो कोई भी दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट अगर दे रखे हैं तो पी एफ जब ई हो चुका, मतलब पी एफ के बराबर कोई फर्क नहीं पड़ा, पी ई जब एफ हो चुका, इससे मतलब एफ के होने से ई में कोई फर्क नहीं आता, उसके बराबर ही आता है। या सिंपल भाषा में कहें, इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर आता है। दो अगर मान लो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के बराबर निकल कर आता है। दूसरा आता है मल्टीपल थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है और काफी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मान लो ई इंटरसेक्शन एफ की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो जब आपका ई हो चुका है, और ऐसे ये चलता रहता है। ये सब आपने एक सीरीज से पढ़ा हुआ है, बस आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं। इसका दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक आता है आपका बेस थ्योरम और एक आता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहता है और थोड़ा ध्यान से समझते हैं, सुनो से। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में से करते हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि मान के चलो आपके पास बहुत सारे इवेंट है, ठीक है। मान लो यूं समझो आपके चार बैग रखे हुए हैं, चार बैग रखे हुए हैं और चारों बैग में कुछ ना कुछ रेड बॉल है, ठीक है, और आपसे बोला जाए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहां पर पहले क्या बोलोगे, आप सोचोगे रेड बॉल, ठीक है, चारों बैग में रेड बॉल है, रेड बॉल कहां से उठाऊं मैं, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं बैग को, तो पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर या फिर बैग 2 फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर बैग 3 फिर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और सबको निकाल के जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर भी पहले बैग का सिलेक्शन, मान लो बैग को चुनना, इवेंट E1 है, E2 E3 E4, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आना जब बैग 1 चूज हो चुका है, और ऐसे निकाल के सबको ऐड कर देता है, ठीक है। अब बेस थ्योरम क्या कहता है, मान लो आपने ये गिवन कंडीशन दे देगा कि जो बॉल आपने उठाई है वो रेड है, ये पता चल गया है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ ये बैक 2 से आ रही थी, है ना, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं बेस थ्योरम का। तो आई होप ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल यहां से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मेरे भाई, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हो, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, वरना मजा नहीं आएगा। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। फॉर्मूले हालांकि आपको ऑलरेडी याद होंगे, मैं रिवाइज करने आया था आपको, आई होप आपने रिवाइज कर लिए होंगे। बाकी पीवाईक्यूज की पीडीएफ टेलीग्राम पे दी हुई है, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगा सकते हो लगाना जरूर, क्वेश्चंस करोगे तो बढ़िया रहेगा। और एक एडवाइस जो कि हर लेक्चर में देता हूं मैं, भाई बिजी अपने आप को मत रखना, वो सीबीएसई वाला हिसाब किताब मत रखना कि लगे पड़े हो एनसीईआरटी के मुश्किल मुश्किल सवाल करने पे, उससे कुछ नहीं होने, सिलेक्शन नहीं होगा, सारा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सीबीएसई में थे बड़े बड़े, उसे नहीं करने हैं, जो एमसीक्यूज है अपने पास जो आ सकते हैं सीयूटी में, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करने। और ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा पीवाईक्यू से। वो कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर की वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लिए होंगे। किस किस को सारे फॉर्मूले पहले से आते थे, मुझे कमेंट सेक्शन पर नाम जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हरे कृष्णा।